नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। काले धन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी व्यक्ति काले धन को छुपा के बैठे हुए हैं वो 30 सितंबर तक इसकी घोषणा कर दें और उस पर जो कर है 45% की दर से दे दें और उन पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। काला धन एक ऐसी समस्या है जो पिछले कई दशकों से हर शासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, ये कहा जाता है कि लगभग जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके समानांतर काले धन की भी अर्थव्यवस्था चलती है और ये इसका बाजार कितना बड़ा है इसका कोई भी विश्वसनीय प्रमाणिक जो है आकलन नहीं हो पाया है। अलग अलग थिंक टैंक की तरफ से आंकड़े दिए जाते हैं लेकिन वो कितने प्रमाणिक हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तय है कि बहुत बड़ी राशि है और 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि बाहर से जो काला धन है उसको हमारी सरकार यदि बनती है तो वापस लाएगी। 2015-16 के बजट में फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन, विदेश में जो संपत्ति है उसकी घोषणा के लिए योजना आई थी और इस बार के बजट में जो है देश के अंदर जो काला धन है उसके बारे में घोषणा करने की एक योजना बनाई गई है और 30 सितंबर तक घोषणा कर देनी है और 30 नवंबर तक उस पर जो भी कर अदायगी है उसे पूरा करना है और अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद सरकार ने बड़े तल्ख शब्दों में कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज हम इसी पर बहस करेंगे कि जो सरकार की ये चेतावनी है उसके किस हद तक सफलीभूत होने की उम्मीद है। क्या उम्मीद करें कि बड़ी रकम जो है इसके तहत आएगी, लोग घोषणा करेंगे और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप शांति के साथ रहिए, पैसे दे दीजिए लेकिन मानसिक शांति के साथ रहिए, तो क्या वो इस तरह से करेंगे कि हाँ ठीक है कुछ पैसे दे दो और आराम और सुख के साथ बिना चिंता कीजिए। उस बहस में शामिल हैं सुलेमान मोहम्मद खान जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ नरेश माहेश्वरी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ ही वित्त मंत्रालय की एक समिति है जोखिम आकलन रिस्क असेसमेंट की उसके भी सदस्य हैं, हमारे साथ सुमन ज्योति खेतान हैं जो कि एडवोकेट हैं और साथ ही पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद आर.के. सिन्हा है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सिन्हा साहब आप बताएं कि आपकी पार्टी की खैर ये बहुत बड़ी घोषणा बहुत पहले से थी, एक कार्यक्रम था आपका, अभी प्रधानमंत्री ने गत रविवार को कहा है, फिर वित्त मंत्री ने भी कहा है, आप कितने आशान्वित हैं? 2 साल में जितना काला धन मतलब आ पाया उसको देखते हुए कितने आशान्वित हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि जो काला धन सृजित करने में जो लोग लगे हुए हैं दशकों से और जो काले धन के व्यापार में लिप्त लोग हैं उनको बात थोड़ी देर से समझ आ रही है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी हुआ है वैसे ये सरकार भी कोई चेतावनी देगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये चलता रहेगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी जो तकनीकी क्रांति आई है और जिस प्रकार से अभी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है जी, ये तो 1-2 वर्षों की बात रह गई है जबकि पूरा विश्व का सारा ट्रांजैक्शन कोर बैंकिंग पे होगा और कहीं पर भी कोई भी अपना एसेट छिपा के रख पाने वाली स्थिति रह नहीं जाएगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को चेत रहना चाहिए और समझना चाहिए कि साल 2015-16 के बजट में भी जो विदेशी संपत्ति घोषणा की एक नई योजना आई थी कि विदेश में जो है घोषणा करें, उसकी सफलता को अगर आप देखें तो कोई अपेक्षित सफलता उसमें मिली नहीं थी। तो इस बार उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का कारण ये है कि जिन लोगों ने पिछले कई दशकों से काले धन का धंधा किया हुआ है और जिसको कहते हैं कि कोई गाढ़ी मेहनत की कमाई या पसीने की कमाई या टैक्स पे करके की गई कमाई नहीं है। टैक्स पे करते तो काला धन रहेगा ही नहीं। हाँ,
तो उनको ऐसा लगता है कि ये फेज भी गुजर जाएगा। सरकार के समक्ष चुनौती तो वही है ना, वो नहीं बहुत बड़ी है। आपके लिए तो यही तो चुनौती है, तो आपने वादा यही तो जनता से किया था। नहीं, वादा तो जरूर किया था, वादा हमने किया है और वादे पे हम कायम हैं। दिक्कत ये आती है कि लोकतंत्र में और जब कानून व्यवस्था का राज्य है तो हर चीज को एक कंक्लूजन पे पहुंचाने के लिए तो आपको कानून का ही रास्ता अपनाना पड़ता है। बिल्कुल आप तानाशाही का रास्ता नहीं अपना सकते हैं, अपनाना चाहिए भी नहीं। तो उस हिसाब से कुछ सफलता मिली है। 8000 ऐसे अकाउंट्स का पता लगाया गया जो था काले धन का विदेशों में, जिस पर कि लेकिन कुछ में तो पैसे ही नहीं है, उसमें ऐसे पैसे नहीं है। नहीं, आधे से ज्यादा अकाउंट्स तो उनका ट्रेस ही नहीं हो पाया, या फिर ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि विदेशों में ही रह रहे लोगों के अकाउंट्स हैं। लेकिन फिर भी करीब 1400 मुकदमे कायम हुए हैं, रिकवरीज हुई हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि लाख कहने के बावजूद भी कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो कितनी तीव्र है, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, ये तो आप सबों को जानकारी है। लेकिन फिर भी हमने कांग्रेस का पक्ष उसमें काफी उगाही की है, तस्करी की काफी बड़ी रोकथाम हुई है। लगभग 4000 करोड़ रुपया इस बार तस्करी के रोकथाम से और तस्कर सामानों को पकड़ने में हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ रुपया जो है वो इस बार लोगों ने अपना डिस्क्लोजर किया है, या अपना जो जिसको कहते हैं कि टैक्स अदा किया है। तो 50,000 करोड़ की रेवेन्यू उससे बढ़ी है। करीब 21-22 हजार करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफलता नहीं है, लेकिन सफलता संतोषजनक नहीं है। हाँ, सुलेमान जी आप बताएं। देखिए, ये इशू ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि हमें 4000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई या इस पे काम हो रहा है। इशू शुरू हो गया था 2014 के लोकसभा चुनाव के कैंपेन से, जब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। आप लोग हर बहस में ये बात ले आते हैं। जरूरी सर, ये जरूरी है, ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी सर, नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। और बिल्कुल देखिए, ये जिन्होंने 6 दशकों तक आप बोलने दें, हमें तो बोलने वो ये बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। सांसद साहब, हमें तो बोलने दें, आपने बोल दी ना बात, हमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, आप बोल रहे हैं बार बार। आपने बात, ये कोई तरीका है आपका? आपने कह ली बात, अब कब कहा है बताइए, प्रमाण दीजिए पहले। आप इंटरजेक्ट क्यों नहीं कहा? नहीं, आप प्रमाण स्पीचेस में कहा सर, पब्लिक स्पीचेस में बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15-15 लाख ये कहा भारतीयों को देंगे। क्या कहा? सुनिए बात, सुनिए 100 दिन के अंदर बात, सुनिए हमारी सुनिए, आप सुनिए आपने कह ली पहले, हमारी सुनिए। क्या ऐसे आप दबा नहीं बात कहेंगे? हम सुन लेंगे आपकी बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सत्ता में, इसका मतलब नहीं आप दबाएंगे हमें। नहीं, दबा नहीं रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल नहीं कहा, देश को बेवकूफ बनाया, बिल्कुल नहीं हम दबते नहीं है, जो बात कहना है वो कहेंगे, कहेंगे। 15 लाख रुपए की सर बात सुने पूरी, अगर मुझे इंटरजेक्ट नहीं करें तो बहुत आराम से मैं अपनी 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, चुनाव में कैंपेन में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 100 दिन के अंदर सारा काला धन लाएंगे। नितिन गडकरी जी, रविशंकर प्रसाद जी, राजनाथ सिंह जी, मुख्तलिफ लीडर्स के स्टेटमेंट है 85 लाख करोड़ रुपए, 90 लाख करोड़ रुपए काला धन विदेशों में ये लोग कहते थे जब। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने कहा 100 दिन के अंदर लाएंगे सत्ता में आने के बाद। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि 15-15 लाख रुपए हर भारतीय के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अब सुनिए पोस्ट इलेक्शन क्या हुआ। अरुण जेटली जी ने कहा कि एग्जैक्ट अमाउंट हम असर्टेन नहीं कर सकते, ना ही एग्जैक्ट टाइम बता सकते। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कब काला धन आएगा। दूसरी बात, आप काले धन की बात करते हैं, आप वो नहीं देखते ललित गेट जो स्कैम हुआ, क्या वसुंधरा राजे जी के बेटे की जो कंपनी है उसका 96 रुपए का शेयर 1 लाख रुपए में कन्वर्ट नहीं हुआ ललित मोदी जी के थ्रू? क्या वो काला धन सफेद धन नहीं करा गया? क्या अभी पिछले साल 2015 में 2015 में 6000 करोड़ काला धन हांगकांग गया बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू। ईडी और सीबीआई अब रेड मार रही है जब मीडिया ने और कांग्रेस ने इसको वो करा। ठीक है, ठीक है, आप आरोप लगाएंगे। आप पहले प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए।
अगर काला धन, ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल में काला धन बन गया, उसके पहले काला धन नहीं था। काले धन की समस्या तो बहुत पुरानी है। जी बिल्कुल है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT बनाओ। उन्होंने, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जस्टिस जीवन रेड्डी को अध्यक्ष बनाया, जस्टिस MP शाह को उपाध्यक्ष बनाया। 3 साल तक केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की? वही मैं आपको क्या कार्रवाई की बताइए। अब देखिए बात क्या होती है, एक सीक्वेंस था बात को कहने का, 3-4 पॉइंट थे, मैं भी बताता आप भी सुनते। अब मेरा तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं। 2011 में यूपीए सरकार के पास 800 नाम थे जो फ्रेंच गवर्नमेंट से मिले थे, जो जमा होना थे। उन्हीं 800 नामों में से इस एनडीए की सरकार ने 628 नाम SIT को जमा किए हैं, 172 नाम छुपा लिए हैं। वो किसके नाम है बताए ना? वो 628 नाम। इसका जवाब दे बीजेपी। हम फिर पूछते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से और नरेंद्र मोदी जी से कि 800 नामों में से जो मेरी तो सुनिए आप, फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो 800 नाम दिए थे यूपीए को, आपने 3 साल का बताया। आप मेरी बात का जवाब भी तो सुने। 628 नाम क्यों जमा हुए SIT के पास? जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड जस्टिस शाह की SIT है, उसको 628 नाम, हमारे 800 नामों में से आपने दे दिए। 172 नाम किसके हैं वो तो डिस्क्लोज करें। 6000 करोड़ रुपए सर सुनिए, जुलाई 2014 से अगस्त 2015 तक 6000 करोड़ का अमाउंट हांगकांग ट्रांसफर हुआ कंपनीज में, बेनामी कंपनीज में, बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू, इंडियन बैंक के थ्रू। कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं पता था? ब्लैक मनी नहीं जा रहा था बाहर। किस चीज के लिए? दालों के लिए। आप मेरे प्रश्न का पहले जवाब दीजिए। आप ये ब्लैक मनी का मैंने पहले SIT के बारे में जो पूछा, पहले 80 ट्रीटीज सर, उसका जवाब दे रहा हूं। SIT पर 3 सालों में क्या काम किया? बता रहा हूं मैं आपको, 3 सालों में नहीं, और पिछले सालों में मैं आपको बताता हूं। 80 कंट्रीज के साथ जो ट्रीटीज हुई हैं ऑन द इशू ऑफ ब्लैक मनी, इट हैज बीन डन बाय द यूपीए गवर्नमेंट एंड ऑल द, जो भी यूपीए गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रीटीज करी 80, उसके साथ साथ और स्टेप्स लिए, कमिटीज फॉर्म हुई। आज तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सारे दस्तावेज हैं, सारे दस्तावेज हैं। बहस ये थे कि जो आय की घोषणा करने की जो नई योजना है केंद्र सरकार के, उस पे अगर आप पूरे काले धन के बारे में बात करेंगे तो आपका बड़ा व्यापक, सर पूरे की बात हो रही है। हाँ। पूरे ब्लैक मनी की, क्योंकि ये देखिए चुनावी मुद्दा बनाया था, जो जुमला निकला मोदी जी का। जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि बहुत से चुनावी जुमले होते हैं, तो अमित शाह जी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी जुमला बोला था। अब सारे अगर चुनावी जुमले होने लगे तो देश की जनता तो बेवकूफ बन गई। तो मॉरिशस रूट बंद हुआ कि नहीं हुआ? 71 से गरीबी हटा रहे हैं ना अभी तक। सर मैं 71 से सर 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, अभी की बात हट रहा है ना। अभी बात कर लेना। आपने तो देश नहीं बना लिया ना सर, कांग्रेस की सरकार। आप लोग को शर्म नहीं आती है? देश जो आपके सामने बना हुआ है, जितने रिवोल्यूशन है, IT रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, किसके लाए हुए? ऐसा लगता है सर आप सारी बातों पे जाएंगे तब तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप पैदा नहीं हुए थे? अरे सर, अरे नहीं हुए थे पैदा, हिस्ट्री हम भी पढ़ते हैं सर, हम ब्लैंक नहीं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। पैदा होने का मतलब ये नहीं है हमें 100 साल से पहले की बात पता नहीं है किसने क्या किया। हमें नहीं पता किसने अंग्रेजों का साथ दिया है। हमें मालूम है क्या? और आपको फिर मौका मिलेगा। एक बात और आपसे जो पूछा जा रहा है बताइए ना। अरे सर आप कौन होते पूछने वाले? उनका जवाब दे रहा हूं। आप ठीक है, अब आपको फिर मौका मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है बीजेपी के साथ? प्रॉब्लम क्या है? इनके नेताओं, सांसदों और लीडर्स में सब इंटॉलरेंस है। अगर असली बात सामने आने लगती है तो ये चीखने लगते हैं, इंटरजेक्शन करने लगते हैं। आप झूठ बोलेंगे तो मैं चीखूंगा। झूठ आपने बोला है, आप झूठ नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है, झूठ बोला है सर, झूठ बोला है। हम नहीं झूठ बोलना है, आपने झूठ बोला है। हमने आपको इंटरजेक्ट भी नहीं किया। आप न डालें बात, हम बिल्कुल नहीं घबराते आपसे। सुलेमान जी, हमें बिल्कुल ठीक है, जरा अब बाकी दोनों मेहमानों को सुन लेंगे। एक बात सर, अब खत्म। लास्ट सेंटेंस। यकीन जाने मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आसपास गांव के इलाके हैं रामपुर के, और मुख्तलिफ जिलों में जाते हैं। मैं आप यकीन जाने आप मेरी बात का, लोग वाकई में किसी गांव के इलाके में पहुंच जाए तो लोग ये पूछते हैं हमारे 15 लाख कब आए। चल ठीक है, वाकई में ही जुमला था। लोगों ने वोट दिया नरेंद्र मोदी को 15 लाख पे, और झूठ बोला है लोगों से। आप बताएं, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक जो रिस्क असेसमेंट वाली जो कमेटी बनी हुई फाइनेंशियल सेक्टर की, जो वित्त मंत्रालय की कमेटी, उसमें भी आप हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि इससे कितना लाभ होगा? क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ ये मानते हैं कि काले धन का सृजन जो है, जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, उसको रोकें। क्योंकि जो विदेश चला जाता है या कहीं चला जाता है उसको लाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने कदम होते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। घर के अंदर जो है उसको, और ये होता है सारा, कहते हैं कि इनवॉइस में जो गड़बड़ी होती है, आप जो आयात निर्यात करते हैं उसमें जो गड़बड़ी होती है, मतलब ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग, वो सारे पैसे चले जाते हैं काला धन बन करके। आपका क्या मानना है कि इस तरह की, क्योंकि 6 बार VDIS वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम पहले 1997 तक आए थे,
आपका क्या मानना है, किस हद तक इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले जो सरकार ने ये भूमिका चलाई, जो सरकार ने ये प्रक्रिया चलाई, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हम उसके पक्ष में इस तरह की एक नीति की जरूरत थी। खाली प्रश्न ये है कि क्या ये नीति और उदार बनाई जा सकती थी। हमें एक बैलेंस करना है, सो कॉल्ड ईमानदार, जिन लोगों ने पूरा पास्ट में टैक्स नेचुरल रूप से दिया, और जो लोग अब इस स्कीम का फायदा उठाकर अब टैक्स दे के जो क्लीन हो जाएंगे, क्या उन दोनों में सामंजस्य है या एडजस्टमेंट है? जो है जुर्माना भी है। हाँ, सब मिला के 45% है। हाँ, 30% तो है जो आप देते हैं। yes. उसके बाद जो है कृषि कल्याण कौन सा सेस है, वो है जो जो पेएबल टैक्स, जो कर जिंदा जो बनता है उसके ऊपर, और फिर उसके पर 25%, तो कुल मिला के 45% बन जाता है वो। अब क्वेश्चन ये है कि 45% पे अगर हम इसकी प्रैक्टिकलिटी बात करें, 45% टैक्स दे के मुझे नहीं लगता कोई बिजनेसमैन या कोई आदमी इसको नंबर 1 कराने की सोचेगा, क्योंकि इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप देखिए टोटल ब्लैक मनी कहाँ है। अगर टोटल ब्लैक मनी किसी एसेट्स में है जिसको आप बैक डेट नहीं कर सकते, अगर मैंने एक मकान खरीदा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो नेचुरली मुझे उस मकान को उस दिन ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर करंट इनकम, अगर मैंने स्टॉक में ज़्यादा किया, अगर इनवाइस की जैसे आपने बात की उसमें अंतर है, तो मैं उस टैक्स को करंट ईयर की इनकम भी दिखा सकता हूँ, जिसमें कि टैक्स 30% यही सब तो सारा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यही तो करते हैं, यही तो बताते हैं कि इसको यहाँ रखिए, इसको वहाँ रखिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सारा फार्मूला बता देते हैं ना, कैसे आप ये फार्मूले का इशू नहीं है। इशू ये आप फार्मूला बनाने क्यों देते हैं, इशू आप ब्रॉड हमें क्वेश्चन समझना है। जो आपने क्वेश्चन शुरू किया कि सृजन, हमें सबसे पहले देखना है कि सृजन क्यों हो रहा है। सृजन में क्या गवर्नमेंट की नीतियां विफल हैं? क्या गवर्नमेंट अपनी नीति को और अच्छा कर सकती है? हो रहा है? एक ब्रेक लेंगे, इसलिए बहुत संक्षेप में बताइए क्यों हो रहा है सृजन, बहुत संक्षेप में। देखिए 4 बेसिक रीजन है। सबसे पहला है टैक्सेशन में अभी भी पारदर्शिता नहीं है। मुझे एक ईमानदारी व्यक्ति को लगता है कि ईमानदार व्यवसायी को लगता है कि अगर मैं ज्यादा टैक्स देता हूं तो शायद सामने वाला असेसिंग ऑफिसर मुझे और बड़ा डिफॉल्टर समझता है। वो सोचता है कि अगर इसने 10 लाख टैक्स दिया है तो शायद कुछ छुपाया होगा, कुछ ज्यादा छुपाया होगा। हाँ। तो ये हमें भावना उसको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ईमानदार उसको कितनी ईमानदारी से दे दे उसको ईमानदार माना ही नहीं जाएगा। एक सोच की समस्या है ये। सबसे पहले ये सोच की समस्या है। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो आयकर अधिकारी हैं वो जो है ज्यादती न करें, प्यार से बात करें, लोगों से अच्छे से मिले। ये तो उन्होंने मन की बात में भी ये बात कही है। हाँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। अभी आपने साथ में दूसरी स्टेटमेंट भी देखी होगी कि उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स ऑफिसर को अरेस्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आज तक कभी अरेस्ट की बात नहीं हुई। आज भी जो हम बात करते हैं कि सरकार ने चेतावनी दी, सरकार की चेतावनी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी कोई डंडा नहीं चलाएंगे तो हम लोग इतने शरीफ तो नहीं है कि एकदम नहीं। यही मैनेजमेंट का इशू है। दैट इज द इशू ऑफ मैनेजमेंट। जब तक गोल कंग्रुएंस नहीं होगी, मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा, हमारे पास बहुत और रास्ते हैं जहां हम बिना चेतावनी दिए और प्यार से ब्लैक मनी को ले सकते हैं। देखिए हम लोग भी अपने अंदर झांके ना। हम ट्रेन में जाते हैं, 100 रुपए का टिकट नहीं कटा के हम 50 रुपया टीटी को दे के अपना 50 बचाते हैं। टीटी के जेब में भी पैसा गया, भारत सरकार। तो ये हमारा चरित्र है। उसमें आप ये सोचते हैं कि हम कोई डंडा न चलाएं और इतने महान अगर हमारे नागरिक हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं। चलिए फिलहाल हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम जो है खेतान जी के विचार सुनेंगे और भी मेहमानों के विचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
हैं हमारे दोस्त सरदार बलविंदर सिंह जी। ये रहने वाले पंजाब के हैं लेकिन काम यहाँ झारखंड में करते हैं। क्या इनका यहाँ पर आधार नंबर का पंजीकरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आधार संख्या का पंजीकरण देश में कहीं भी हो सकता है। क्या पंजाब में मुझे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा? आधार संख्या सिर्फ एक बार लेना होता है, वो चाहे आप यहाँ लें चाहे पंजाब में। ये रहा आपका आधार पंजीकरण। आधार का पंजीकरण करें देश भर में कहीं भी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपका फिर से अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं काले धन के बारे में, जो सरकार ने चेतावनी दी कि 30 सितंबर तक जिनके पास काला धन है उसकी घोषणा करके कर अदा करें 30 नवंबर तक, और नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेतान जी, आप बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस तरह की योजनाएं तो पहले भी आती रही हैं, 1997 तक काफ़ी आई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह की योजना आने से जो ईमानदार करदाता हैं उनको जो है कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमने ईमानदारी से दे दिया तो हम बेवकूफ़ थे, हमको भी इस तरह की योजना का इंतजार करना चाहिए था। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि एमनेस्टी नहीं है, लेकिन अब वो तो खैर आगे की बात है कि एमनेस्टी है या नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो स्कीम है ना, ये बहुत ही एक माइनर चीज को फोकस कर रहा है। कुछ काले धन के बहुत सारे सोर्स है, एक तो विदेश में, एक देश में जी। ये जो डोमेस्टिक है उसके बारे में बात करता है, और इसमें जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वो लागू नहीं होता, उसको हटा दिया, तो वो हिस्सा हट गया जी। फिर जहाँ पे नोटिस आ गया, जैसे असेसमेंट पेंडिंग है, आपने उसको हटा दिया। तो जो टारगेट आप कर रहे हैं वो बहुत छोटा टारगेट है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में इनकम टैक्स एसएससीज कितने हैं? 125 करोड़ का पॉपुलेशन तो आपके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 लाख से अधिक किया, केवल 1.5 लाख लोग बता रहे हैं, जो एकदम ही असंभव है। इतना छोटा, मैं तो एक शहर में, छोटे छोटे शहर में देखता हूँ इतने करोड़ों कमाने वाले लोग हैं। ठीक बात है। तो आपके नंबर ऑफ टैक्स फीस बहुत कम है। तो हमको एक चीज बताइए, इस स्कीम के अलावा इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट का काम क्या है? कुछ टैक्स आपका टीडीएस से आ जाता है, कुछ टैक्स आपका एडवांस टैक्स में आ जाता है, तो करते क्या है? टीडीएस बहुत सारे नहीं ये बहुत, और एडवांस टैक्स में कितना आता है? अरे आप पूरा कैलकुलेट करा लो, और बहुत सारा आपका ये सेल्फ असेसमेंट में आता है। उनका आधा से ज्यादा टाइम तो सिर्फ डराने में जाता है। स्क्रूटनी कर लो, या जिसको रिफंड चाहिए उसको 2 साल घुमाओ। प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को ये चाहिए कि वकील और सीईओ को तो खुद ही भी हैं, और चेंबर ऑफ कॉमर्स से करेक्ट इंटरप्रिटेशन लो कि तुम्हारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफेक्ट है, और नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेज इतने कम कौन है। हो सकता है पान वाला या सिगरेट वाला हमसे ज्यादा कमाता हो, उनको क्या मालूम नहीं। रिपोर्ट है कि अगर टोटल सेल्स ऑफ सिगरेट या पान मसाला देख लें तो, और उसको कंपेयर कर लें कि उसके बदले में कितना एक्साइज आया, कितना इनकम टैक्स आया, कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स सबके पास में है। ये तरीका तो टोटल विफल है। 30% में आप अभी अनडिक्लेयर्ड सोर्स से जमा कर दो, 30% टैक्स दो, छुट्टी। 45% कौन देगा? नंबर 1। आपने एक मकान मान लो 10 साल पहले खरीदा हो, बोलते हैं कि नहीं 1 जून 2016 का दाम लगाओ। अरे कौन देगा? इतना तो पैसा ही नहीं होगा। आपका मानना है कि इसमें कोई भी घोषणा नहीं करेगा? 1 महीना हो गया, कितने घोषणा है, लेट देम डिक्लेयर। तो क्या सरकार के पास क्या उपाय, क्या सरकार को करना चाहिए? मैंने तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस लिए है? सिर्फ डंडा मारने के लिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये पूछिए कि इतने बड़े देश में इतना लोग मार्बल लगाते हैं घर में करोड़ों रुपया का, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? और उनको आपने इनकम टैक्स एसएससी क्यों नहीं बनाया? आपको पान वाला और दूध वाला का कमाई नहीं मालूम, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं? पर वहां फील्ड में कौन जाके कौन काम करेगा? विभाग में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन कुछ कमी नहीं, मेन सोर्स यही है। मेन डिफेक्ट यही है। आप अमेरिका डेवलप कंट्री देख हम अपनी भी तो कमी देखें ना कि हमारे नागरिक कितने ईमानदार हैं। तो 1 मिनट, तो या तो आप माला जपो कि नागरिक सब हो जाए ईमानदार, बट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपना करेक्ट। मैं तो ये तो बोल रहा हूँ, गुड गवर्नेंस माने क्या होता है? आपके पास कानून है, अब भैया आप कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या? किसी बीच में डंडा लगाओ के काम हो जाएगा? आपका आपने अब्रॉड में डंडा लगाया तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सही बता देगा कि इतना जो है कर बनता है। आप ये एकदम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज लोगों का है। ऑर्गेनाइज लोग सही बात बताएंगे। 1 सेकेंड, तो मैं वो तो बोल रहा हूँ हम लोग से कंसल्टेशन करो। हम सब
एक सेकेंड आपका, एक सेकेंड, हम लोग तो ऑर्गेनाइज लोग टैक्स पेयर हैं जी, जो नॉन टैक्स पेयर है वो तो अनऑर्गेनाइज लोग हैं, हमारे चैम्बर के मेंबर नहीं है जी, तो वहां पे कौन जाएगा? फील्ड ऑफिसर वहां क्यों नहीं जाते? सिन्हा साहब, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लिखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा जाए कि शपथ ले ली थी, प्रतिज्ञा ले ली थी सरकार से कि भाई आप इस तरह से VDIS लाते हैं और ईमानदारों को बड़ा धक्का लगता है, तो अब कहा जा रहा है एमनेस्टी, लेकिन एक तरह का एमनेस्टी तो है ही जब आप कह रहे हैं कि आप अगर एक बार घोषणा करके 45% कर दे देते हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो एक एमनेस्टी ही तो है ये। देखिए, अगर आप प्रकारांतर से कहेंगे तो एमनेस्टी तो है जी, लेकिन सरकार के सामने विकल्प क्या है ये देखना पड़ेगा। जब तक कि हम अपने टैक्स का नेट बढ़ाएंगे नहीं, जब तक कि हम इस दायरे को इतना विस्तृत नहीं करेंगे जिससे कि जिसको भी टैक्स भरना चाहिए वो भरे और मजबूर होके भरे, अगर वो अपने राजी खुशी से नहीं भरे तो उसको ऐसी ऐसी व्यवस्था हो कि उसको भरना ही पड़े, तब तक तो ये इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मैं सहमत हूं अपने पैनलिस्ट लोगों से, जब समय समाप्त हो 125 करोड़ के आबादी में इतना छोटा अगर रहेगा, आज आप बताइए ऐसे राजनीति के जो कंगाल थे आज सैकड़ों एकड़ का फार्म हाउस कैसे बना के रखे हुए हैं दक्षिण दिल्ली में। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, एक बात 10 सेकंड खत्म। वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के थ्रू यूपीए के टाइम में 7 महीने में 7,800 करोड़ रुपए डिस्क्लोज हुए थे और गवर्नमेंट को मिले थे। 3,50,000 लोगों ने डिस्क्लोज किया था 7 महीने के अंदर। सर ये भी मैंने हम चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर लोग खुद ही घोषणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम जनता का चरित्र है उसके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, इसलिए उम्मीद करें कि शायद कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सामने आकर के घोषणा करें और जो काला धन का इतना बड़ा जो बाजार है उसमें कुछ कमी आए। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती तो है ही सरकार के समक्ष। अब सरकार उससे कैसे निपटती है 30 सितंबर के बाद ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है इस ब्लैक मनी, काले धन से लड़ने के लिए। इस चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।